Everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to cover valuation of shares. This video is going to specifically focus on calculation of intrinsic value of shares. ठीक है, intrinsic value को asset backing method या फिर net asset method भी बोला जाता है, correct? So this can also be called as net asset method or asset backing method. ठीक है, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, रिश्ता वही सोच नहीं, इट वुड मीन द सेम थिंग. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स? व्हाट आर द असेट्स दैट आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर? दैट विल बी योर न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इंट्रिंसिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वैल्यूएशन यहां पर नहीं हो रहा है. वेरी क्लियर. तो असेट इंट्रिंसिक इक्विटी शेयर के लिए आप कौन सा न्यूमरेटर लिखोगे? ओनली द असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. यानी हमने गुडविल में जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था उसके अंदर भी रिड्यूस्ड ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स, करेक्ट? बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमें आउटसाइड लायबिलिटीज के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को भी माइनस करना पड़ेगा इफ इट इज देयर इन द क्वेश्चन. Are you very clear with this? Okay, because now we want only the net assets available for equity shareholder. मतलब assets minus liabilities में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस नहीं करना है लायबिलिटी साइड पे? द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट? रेस्ट एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन द एसेट साइड एंड रिड्यूस्ड फ्रॉम द लायबिलिटी साइड. तो यहाँ पे हम बता भी देते हैं, ठीक है? हाउ डू वी कैलकुलेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर? फर्स्ट टेक मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल दी असेट्स. अगर किसी असेट की मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है, यू कंसिडर द बुक वैल्यू. ठीक है, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? उसमें से वी विल रिड्यूस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. ठीक है, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. यहां पर मैं एक और क्लैरिफिकेशन लिख देता हूं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स. वेरी क्लियर. तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लायबिलिटी कंसिडर करना है. याद रखना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस नहीं करोगे, यू विल ओनली कंसिडर प्योर आउटसाइड लायबिलिटीज. बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको एज इट इज पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन इमेजिन करो एज इट इज है, एक और एक्स्ट्रा अमाउंट हमें माइनस करना है विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एनी अदर अरियर्स ऑफ डिविडेंड. वेरी क्लियर. What are the points to be kept in mind? Give first preference to the market or realizable value. If they are not available, you can consider book values. If market value or realizable value not given, consider book value. Do not take goodwill that is given in the balance sheet. अगर हमने कोई अलग से goodwill calculate किया क्वेश्चन के अंदर, तो assets available to equity shareholder के कैलकुलेशन में वो goodwill भी ऐड हो जाएगा. समझ में आ गया? जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बार बार मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों रेफर कर रहा हूं? बिकॉज कैलकुलेशन बहुत सिमिलर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वीडियो, आप वो वाला वीडियो देख लो, वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड हाउ इट इज डिफरेंट हियर. यहां पर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम एक्स्ट्रा माइनस करते हैं, प्लस हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो गुडविल का कैलकुलेशन किया, वो गुडविल का अमाउंट भी हम अपने असेट्स में ऐड कर देंगे. वहां पर ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते while valuing goodwill, because goodwill हमने अभी तक निकाला ही नहीं है. goodwill तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, but while valuing shares, if the goodwill is calculated, you add that in your amount of your assets for the purpose of assets available to equity shareholders. I hope this is clear. Okay, consider the valuation of goodwill which is given in the adjustments or the one that we value. Consider all type of investments, trade or non trade. वहां पर जब valuation of goodwill में हम capital employed कैलकुलेट कर रहे थे, we excluded non-trade investments. You will remember that, okay? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. When we are calculating intrinsic value, हमें सारे investments को consider करना है, be it trade investment, non-trade investment, anything. Reduce the book value of the debenture loan or any other borrowing. Reduce preference shareholders claims as well. Divide the value of equity share capital with the face value to find out number of equity shares. Okay, number of shares. बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो कहीं पे दिए ही नहीं है. अबे ढोकले, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना, तो दैट इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर शेयर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. दैट इज हाउ यू गेट देयर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड करके यू विल गेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. आई वांट टू सॉल्व टू इलस्ट्रेशंस विथ यू सो दैट इट इज वेरी क्लियर और आपको ये जो थियरी है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी समझ में आ जाए. ओके,
चलो आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड, ठीक है। चलो गणेश जी का सम है, राइट आना ही है, समझना ही है अपने को, ठीक है। 8% preferential capital, equity share capital, reserve, P&L, bank overdraft, creditors, provision for tax and dividend payable. यहाँ पर we have building, machinery, stock, debtors, cash and bank balance. On 31st of December 2014, building was taken worth 7 lakhs and machinery was taken worth 4 lakh. Goodwill is 4 lakh rupees. ठीक है, यहाँ पर goodwill को value किया गया है, adjustment में दिया है. अगर बुक में दिया होता गुडविल तो मैं कंसिडर नहीं करता. प्लीज रिमेंबर दिस, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता रहा हूं मैं. If goodwill would have been given on the asset side, please don't consider that. Goodwill given in the adjustment or the goodwill that we value, that will be considered. ठीक है, तो यहाँ पर goodwill value हो रहा है 4 lakh rupees. Other liabilities and assets are taken over at book value. Find out the value of equity share under net asset method, which is what you call intrinsic value method. चलिए, सो फटाफट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज. बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 7 lakhs. Machinery is 4 lakh rupees. Stock 9,80,000. All the other assets and liabilities are taken over at book value, no? Stocks 9 lakhs. 9,80,000. Debtors 4 lakhs. Cash and bank balance 30,000. And of course you will take the goodwill because it is valued. Okay, because it is valued. अगर ये बुक में दिया हुआ गुडविल होता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, बट सिंस इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट वी विल कंसिडर 4 lakhs. This is the total value of assets. Now let us calculate total value of liabilities. Bank overdraft 59,000. Creditors 2,15,000. Provision for tax is 1,26,000. Proposed dividend or dividend payable is 2,10,000. अगर ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो हम प्रपोज डिविडेंड तक माइनस कर लेते. वी वुडंट हैव रिड्यूस्ड 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल बिकॉज गुडविल के वैल्यूएशन में हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम भी माइनस नहीं करते. वी कंसिडर इट इन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, यहाँ पर हम लोग इसको भी माइनस कर देंगे बिकॉज वी वांट द फंड्स ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल इज हाउ मच? 4 lakh rupees. ओके, तो ये हम माइनस कर देंगे. वी विल नॉट रिड्यूस इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये हम इग्नोर करेंगे, हम माइनस नहीं करेंगे बिकॉज ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो वी विल कंसिडर 4 lakh rupees ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स. व्हाट इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड? It is 10 lakh 10,000. 10 lakh 10,000. Okay, so what is assets available to equity shareholder? Asset available to equity shareholder is 29 lakh 10,000 minus 10 lakh 10,000, which is 19 lakh rupees. 19 lakh rupees are your assets, net assets available for equity shareholders. Okay, हमारे number of equity shares कितने हैं क्वेश्चन में? Total equity share capital is 10 lakh rupees and each share is of rupees 10. टोटल कैपिटल 10 लाख से और एक शेयर 10 रुपए का. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स डू वी हैव in the balance sheet? 1 lakh shares, correct? So 1 lakh shares. So what will be the intrinsic value of shares? Numerator will be assets available to equity shareholders divided by number of equity shares. आप एग्जाम में एक बार फॉर्मूला लिख देना and then you do the calculation. 19 lakh divided by 1 lakh, which is 19 rupees per share. Correct? So intrinsic value per share in case of Ganesh ji is 19 rupees per share. Very clear? Okay, चलिए, बहुत बढ़िया. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, ओके, ऑफ ई लिमिटेड. इसके अंदर थोड़ा आपको, और दिस इज अ इवन बेटर क्वेश्चन. ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या सिंपल सिंपल पढ़ा के छोड़ रहा है. ठीक है, आई एम सॉल्विंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. चलिए, सो वी विल टेक बैलेंस शीट ऑफ ई लिमिटेड एज ऑन 31st December 2013. Preferential capital, equity share capital, general reserve, P&L, bank overdraft, creditors, provision for tax, dividend, building machinery, stock, debtors. Okay, this is the balance sheet of E Limited जिसका हमें वैल्यू निकालना है. Profit of the company after charging all the expenses, depreciation, but before tax. ठीक है, but before tax is this much. ठीक है, ये टैक्स के पहले का प्रॉफिट है. ठीक है, तो हमें पहले टैक्स कैलकुलेट करना है. ये टैक्स में से हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी माइनस करना है. करेक्ट?
On 31st of December 2013, building was taken worth 3,50,000, machinery 2,10,000, investment, income tax to be taken at 50%. Looking at the nature of business, 10% is considered reasonable return on capital employed. Find out the intrinsic value of shares under net asset method by taking into account revised value of fixed asset and after valuing goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit. Okay, तो ये goodwill के valuation के लिए profit है, correct? तो first we will value goodwill, then that goodwill will be used for intrinsic valuation of shares. ठीक है, ये वाला सम देखने से पहले अगर आपने valuation of goodwill का वीडियोस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट प्लीज चेक दैट आउट फर्स्ट, बिकॉज ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो ही आपको ये क्वेश्चन समझेगा, करेक्ट? इट इज अ कंटिन्यूएशन. सो फर्स्ट वी विल वैल्यू गुडविल एंड देन वी विल यूज दैट गुडविल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. क्लियर हो गया एकदम? चलिए, ई लिमिटेड. तो पहले हम गुडविल वैल्यू करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. So let us first calculate capital employed for the purpose of goodwill valuation. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, हमें शेयर के वैल्यूएशन के लिए पहले गुडविल को वैल्यू करना है. तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम गुडविल के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे जैसे हम गुडविल में करते थे, क्योंकि यहाँ पे गुडविल ही वैल्यूएशन करना है. चलिए लेट्स टेक दिस. ओके, एंड बिल्डिंग, हाउ मच इज बिल्डिंग? 3,50,000. ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, टोटल है सेम कॉलम में भी लिख सकते हो. You the presentation is completely up to you. I am concerned with the concept, not with the presentation. Okay, machinery is worth how much? 2,10,000. Stock, okay, only two assets ka revised value is given, all the other assets has to be taken at book value. Stock is 4,90,000. Debtors is 2,17,000. $12,67,000 is the value of assets. Creditors कितना है यहाँ पर? Creditors का भी कोई revised value नहीं दिया है. Creditor is 28,000. Bank overdraft 44,200. Provision for tax 107,800. 107,800. Dividend payable 63,000. Total value of liabilities. यहां पर प्लीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस नहीं करना, हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं. टोटल ऑफ बी. ओके, ए माइनस बी करेंगे. व्हाट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड? 10,24,000. 10,24,000 आ गया. तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर कितना अर्न कर रहा है. 10,24,000 का कितना परसेंट? व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? लुकिंग एट द नेचर ऑफ बिजनेस 10% इज रीजनेबल. तो यहाँ पे 10% है. 10,24,000 इंटू 10%, 1,02,400. 1,02,400 इज द नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट में अर्न कर रहा है. व्हाट इज माई एवरेज प्रॉफिट? सबसे पहले दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे? सिंपल, 40% कितना टैक्स रेट है? टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट इज 50%. तो पहले तो हम एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज के बाद हम इसको आफ्टर टैक्स करेंगे. ठीक है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? दिस इज द टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 वी विल डिवाइड इट बाय 5. करेक्ट. सो 260,960. ये मैंने क्या किया? I took the total of all the profit, I added all of them, sum किया मैंने उसका and then divide by 5, so I got my average profit of the last 5 years. ठीक है, but this average profit is before tax. This average profit is before tax. और tax rate कितना है? tax rate is 50%. तो इसका 50% हम tax minus करेंगे. This is my average profit after tax. Okay, 1,30,480 rupees. So this is my average profit. $130,480 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,02,400. ठीक है, सो व्हाट इज माय सुपर प्रॉफिट? माय सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 28,080. तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया. मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड. क्वेश्चन में बोला हुआ है
वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट. 5 years बोला हुआ है. So how much will be my goodwill? My goodwill will be 1,40,400 rupees. This is the value of goodwill. अब ये goodwill को हम consider करेंगे for assets available to equity shareholder. ठीक है, चलिए तो हम लोग start कहां से करेंगे? We will consider goodwill for the purpose of capital. We will consider capital for the purpose of goodwill. Okay, तो हम लोग ऑलरेडी एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला हुआ है 10,24,000. तो अभी यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन वापस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपने असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? तो वापस वो कैलकुलेट मत करना. ठीक है, टेक दैट एज अ बेस ना, एंड सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कैपिटल में और इंट्रिंसिक वैल्यू के असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसी को एडजस्ट करो ना आप लोग. करेक्ट. सो यहाँ पे जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया 1,40,400 जो हमने कैलकुलेट किया, जस्ट ऐड दैट. ओके, एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम है वो लेस कर दो, बिकॉज गुडविल के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे करना है ना. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम कितना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम इज 1 लाख रुपीज, तो वो लेस कर देंगे हम लोग. What is the total assets available to equity shareholders? 10,64,400 rupees. Okay, 10,64,400. This is your assets available to equity shareholders. Okay, number of equity shares कितने हमारे पास? How many equity shares do we have? 6 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड एक शेयर 10 रुपए का है. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव? ओके, वी हैव 6 lakhs डिवाइडेड बाय 10, मतलब टोटल कितने शेयर्स हुए? 60,000 शेयर्स हुए, व्हिच मींस व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स? असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, which gives you 17.74 rupees per share. This is the intrinsic value of shares. Okay, तो पहले मैंने गुडविल को वैल्यू किया और फिर गुडविल को वैल्यू करने के बाद I used that goodwill for calculating assets available to equity shareholders. ऑलवेज रिमेंबर, जब सेम क्वेश्चन में गुडविल और शेयर दोनों का कैलकुलेशन हो तो आपने ऑलरेडी एक कैपिटल निकाला हुआ है. ठीक है, उसमें सिर्फ आप गुडविल को ऐड करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम लेस कर दो, और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप ऐड कर दो वापस. ठीक है, सो वो सिर्फ डिफरेंस को एडजस्ट करना है, पूरा स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर कंफ्यूजन हो जाता है, यू कैन डू द एंटायर कैलकुलेशन अगेन. आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव अप ऑन योर टाइम. ओके, so just consider that valuation of goodwill, and then we considered the differential thing. We got the assets available to equity shareholder divided by number of equity share, you get intrinsic value of shares. Okay, that is how the calculation of valuation of share is done. I hope you found this useful, and it will be very helpful for you in exam. I really hope and pray that if you find value in this video, please consider liking it and subscribing for more videos to come in the future. Thank you so much for your time and attention. I will see you guys in the next video. All the best.